साथियों नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे कि कब एक विवाह को बल और कपट या धोखे के आधार पर शून्य डिक्लेयर करवाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि बल, कपट या धोखे के आधार पर जो भी विवाह किए जाते हैं ऐसे विवाहों को शून्यकरणीय विवाह माना जाता है। शून्यकरणीय वैध विवाह माना जाएगा जब तक कि न्यायालय में पीड़ित पक्ष के द्वारा याचिका दायर करके ऐसे विवाह को शून्य घोषित ना करवा लिया गया हो। तो जब भी विवाह के दोनों पक्षकारों में से किसी एक पक्ष को बलपूर्वक विवाह करने के लिए बाध्य किया गया है, उसे कंपेल किया गया है या उसके साथ में कोई धोखा किया गया है, विवाह करने के लिए कोई कपट किया गया है, छल पूर्वक उसका विवाह करवाया गया है, तो जैसे ही उसे इस बात का पता चलता है तो ऐसी स्थिति में उसे न्यायालय में जाना होगा, कोर्ट में याचिका दायर करनी होगी और न्यायालय के द्वारा जब वो यह साबित कर देता है कि उसके साथ बल किया गया या कपट के साथ उसकी मैरिज की गई है, तो न्यायालय ऐसे विवाह को शून्य विवाह डिक्लेयर कर देता है। जिसका मतलब ये होता है माना कि इन दोनों पक्षों के बीच में विवाह हुआ ही नहीं था। कभी कभी हम लोग विवाह के वेतन यानी कि तलाक के जो आधार हैं और विवाह की शून्यकरणीयता के आधार हैं, इनको एक ही मान लेते हैं। ये दोनों अलग अलग हैं। हालांकि दोनों में ही पार्टीज को अलग किया जाता है, लेकिन तलाक में जो विवाहित व्यक्ति हैं उन दोनों पक्षों को उनके विवाह का विघटन किया जाता है। जबकि शून्यकरणीयता में जब तक न्यायालय के द्वारा उस विवाह को शून्य डिक्लेयर नहीं कर दिया जाता है वह वैध विवाह होता है। पक्षकारों का जब कोर्ट के द्वारा डिक्री दी जाती है तो इस प्रकार की डिक्री, इस प्रकार का निर्णय दिया जाता है कि मानो कि इनके बीच में कभी विवाह हुआ ही नहीं था। अब देखिए, जब भी कोई व्यक्ति, जब भी कोई विवाह का पक्षकार इन आधारों में से किसी एक आधार पर सेक्शन 12 हिंदू मैरिज एक्ट में नलिटी ऑफ द मैरिज के ग्राउंड पर पिटीशन फाइल करता है, याचिका दायर करता है, तो उसे 3 बातें साबित करनी होंगी, तभी उसकी याचिका को ग्रहण किया जाएगा। उसमें पहली बात है कंसेंट ऑफ द पिटिशनर वाज ऑब्टेन बाय फोर्स एंड फ्रॉड, यानी कि विवाह के जिस पक्षकार के द्वारा याचिका दायर की जा रही है उसे साबित करना होगा कि विवाह के लिए उसकी अनुमति या तो बलपूर्वक ली गई थी या धोखे से ली गई थी, पहली बात। दूसरी बात, पिटीशन मस्ट बी प्रेजेंटेड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द डिस्कवरी ऑफ द फ्रॉड और सेसेशन ऑफ फोर्स। इसका मतलब ये है, देखिए कि जब इन आधारों में से किसी आधार पर विवाह को शून्य डिक्लेयर करने के लिए कोई पिटीशन फाइल की जाती है तो उस पिटीशन फाइल करने के लिए एक अवधि निर्धारित कर दी गई है सेक्शन 12 में, धारा 12 में, और वो अवधि ये है कि भाई जिस दिन उस पक्षकार को धोखे का पता चला या जिस दिन उससे वो बल परिवर्तनहीन हो गया, सेसेशन ऑफ फोर्स हो गया, यानी कि अब उसे वो फियर नहीं है, अब उसे भय नहीं लग रहा है, अब बल समाप्त हो गया है, तो जिस तारीख को बल हटा, जिस तारीख को धोखे का पता चला, उस तारीख से 1 साल के अंदर सेक्शन 12 में याचिका दायर हो जानी चाहिए न्यायालय के अंदर। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट शर्त है वो ये है कि पिटिशनर मस्ट हैव नॉट विद हिज और हर कंसेंट टू लिव विद द रेस्पोंडेंट एज ए हस्बैंड वाइफ एज द केस में बी आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द फ्रॉड एंड सेसेशन ऑफ द फोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है और इस कंडीशन में ये कहा जा रहा है कि भाई जिस दिन बल हट गया या जिस दिन धोखे का पता चला उस तारीख के बाद वह रेस्पोंडेंट के साथ यानी कि दूसरे पक्षकार के साथ पति या पत्नी की तरह नहीं रहेगा,
और यदि पति या पत्नी की तरह रह लिया, यानी कि बल हटने के बाद और धोखे का पता चलने के बाद, यानी दूसरी पार्टी के साथ उसने, रेस्पोंडेंट के साथ उसने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है, मैरिटल इंटरकोर्स किया है, तो फिर उसे सेक्शन 12 में किसी भी प्रकार का कोई रिलीफ नहीं दिया जाएगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इस केस में मोहिंदर वर्सेज बिक्कर सिंह का एक केस है, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया है कि ये सिंगल एक्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द फ्रॉड एंड द सेसेशन ऑफ द फोर्स विल बी फैटल टू द पिटीशन, यानी कि जिस दिन एग्रीव पार्टी को ये पता चला कि उसके साथ धोखा किया गया है, उसके साथ उसकी मैरिज बलपूर्वक करवाई गई है, और उस तारीख के बाद वह रेस्पोंडेंट के साथ, दूसरे पक्ष के साथ किसी भी तरीके से सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करेगा, और यदि करता है तो फिर उसे सेक्शन 12 में किसी भी प्रकार का कोई रिलीफ नहीं दिया जाएगा। अब बात करते हैं इनमें से ये जो दो वर्ड हैं हमारे पास, बल, कपट या धोखा या छल, इनका मीनिंग क्या है, पहले इन्हें समझ लेते हैं। देखिए, बल, यूज ऑफ फिजिकल फोर्स, भौतिक शक्ति का प्रयोग करना, ऑन अकाउंट ऑफ सम फियर, दूसरी पार्टी को भयभीत करना जिससे कि उसे कंपेल करना, मैरिज करने के लिए उसे बाध्य किया जाता है किसी भी तरीके से। तो फिर हम ये कहते हैं कि एक पक्षकार ने दूसरे पक्षकार के साथ बल प्रयोग किया है, और ना कि इसमें केवल बल का प्रयोग करना यानी कि फिजिकल फोर्स का यूज करना ही शामिल नहीं है, बट आल्सो इंक्लूड थ्रेट टू यूज फोर्स। इसमें बल प्रयोग की धमकी देना भी शामिल है कि यदि आपने ऐसा नहीं किया तो देख लेना, सोच लेना। तो बल प्रयोग करने की धमकी देना भी, हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे या आपके किसी सगे संबंधी को मार दिया जाएगा, पीट दिया जाएगा, इस तरीके की यदि कोई धमकी भी दी जाती है तो वह धमकी भी बल प्रयोग में काउंट होती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि बल प्रयोग ये जरूरी नहीं होता कि रेस्पोंडेंट के द्वारा ही किया जाए, रेस्पोंडेंट के बिहाफ पर किसी थर्ड पार्टी के द्वारा भी बल प्रयोग किया जा सकता है। और बल प्रयोग में वैसे देखा जाए तो देखिए, कोर्जन, कंपल्सन, इंड्यूसमेंट, अनड्यू इन्फ्लुएंस, अमाउंट टू फोर्स, यानी कि किसी को पीड़ित किया जाता है मैरिज करने के लिए, किसी पक्षकार को मैरिज करने के लिए बाध्य किया जाता है, किसी भी पक्षकार को मैरिज करने के लिए उत्प्रेरित किया जाता है, प्रलोभित किया जाता है, या किसी भी पक्षकार पर अनुचित प्रभाव, अनुचित दबाव डाला जाता है, तो फिर हम ये कहेंगे कि उस पक्षकार के साथ में या उस पक्षकार की जो मैरिज है, उस पक्षकार का विवाह बलपूर्वक किया गया है। इससे रिलेटेड दो केस देख लेते हैं। स्कॉट वर्सेज सेवराइट एंड राइस वर्सेज राइस। देखिए, फर्स्ट केस में क्या हुआ कि लड़की को मैरिज करने के लिए बाध्य किया गया, कंपेल किया गया, और उस लड़की से यह कहा गया कि यदि आपने सीधे तरीके से मैरिज को सोलेमनाइज नहीं किया तो मैं आपको शूट कर दूंगा, गोली मार दूंगा। तो ऐसी स्थिति में ये कोर्ट ने डिसाइड किया कि भाई ये बलपूर्वक की गई मैरिज थी, और ऐसी मैरिज को सेक्शन 12 में नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसी तरीके से राइस वर्सेज राइस का केस थोड़ा सा इससे अलग है। तो वही, इसमें जो रेस्पोंडेंट था उसने एक पिस्तौल लगाई हुई थी। अब जैसे ही पिटिशनर नानुकर करने लग जाती थी, वैसे ही पिस्तौल की तरफ हाथ ले जाता था, तो वो थोड़ा सा फिर आगे करने लग जाती थी, भयभीत हो जाती थी कि शायद ये तो मुझे मार देगा।
फिर वो थोड़ी सी ना नुकर करती, फिर पिस्तौल की तरफ हाथ ले जाता था। तो इस तरीके से इसमें भी ये माना कि इस मैरिज को बलपूर्वक यानी कि मैरिज करने के लिए बाध्य किया गया था, इसलिए ऐसी मैरिज भी सेक्शन 12 में नल एंड वॉइड डिक्लेयर की जाएगी। अब बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय फ्रॉड। दरअसल हम सब लोग जानते हैं कपट या धोखा, लेकिन इसका वास्तविक मीनिंग बहुत कम लोग जानते हैं कि भाई कपट अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू विवाह अधिनियम में कपट या धोखे का मतलब क्या लिया गया है, कपट या धोखे से क्या अभिप्राय है। देखिए, अगर फ्रॉड की डेफिनेशन देखी जाए तो फ्रॉड को डिफाइन किया गया है सेक्शन 17 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। लेकिन सेक्शन 17 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो डेफिनेशन फ्रॉड की दी गई है, उस डेफिनेशन को हिंदू मैरिज एक्ट में एडॉप्ट नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है? कि भाई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो बिजनेस लॉ है, व्यापारिक विधि है, व्यापार की बातें होती हैं, इसलिए हमने कपट या धोखे को, हमारी जो लेजिस्लेचर है अंडर हिंदू मैरिज एक्ट, fraud is limited by the legislature. The concept of the fraud is limited by the legislature. सेक्शन 17 का कंसेप्ट हमने एडॉप्ट नहीं किया है। अंडर हिंदू मैरिज एक्ट फ्रॉड इज रिलेटेड ओनली नेचर टू द सेरेमनी, and any material fact and circumstances to the respondent। केवल इन दो बातों के बारे में ही कपट किया गया है तो ही कपट माना जाएगा। अन्य बातों के बारे में कोई कपट या धोखा किया गया है तो वो कपट नहीं माना जाएगा। दो बातें कि भाई विवाह के अनुष्ठान के बारे में कोई धोखा किया गया है, जैसे भाई सगाई के लिए बोला जा रहा है और मैरिज ही करवा दी गई है तो ये धोखा माना जाएगा। या दूसरा, एनी मटेरियल फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस कंसर्निंग टू द रेस्पोंडेंट, कि दूसरे पक्ष के संबंध में किसी तात्विक तथ्य जो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी ऐसे फैक्ट को कंसील किया गया है, किसी ऐसी सर्कमस्टेंसेस को कंसील किया गया है जो मैरिज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो इन दो बातों के बारे में ही फ्रॉड माना गया है। बाकी की बातों के बारे में फ्रॉड नहीं माना गया है, क्योंकि यदि हम इस कंसेप्ट को जो धारा 17 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में फ्रॉड की डेफिनेशन दी गई है, यदि इस डेफिनेशन को हिंदू मैरिज एक्ट में अप्लाई करते तो मैरिज की पायसनेस को बनाए रखना असंभव हो जाता, विवाह की पवित्रता को बनाए रखना असंभव हो जाता और विवाह को तोड़ने के लिए भांति भांति के लांछन एक पार्टी दूसरी पार्टी पर लगाती। इसलिए हम कंसेप्ट को यहाँ एडॉप्ट नहीं किया गया, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी एक केस है हरभजन वर्सेज ब्रजवल्लभ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत अच्छे शब्दों में यह कहा कि भाई सेक्शन 17 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की डेफिनेशन को हम यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 17 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक तरीके से व्यापारिक विधि है। वहां तो देखिए 22 कैरेट का मतलब 22 कैरेट, 24 कैरेट का मतलब है 24 कैरेट, लेकिन हमारे यहाँ इस तरीके से नहीं चलता। अगर सेक्शन 17 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के
कंसेप्ट को हिंदू लॉ में अप्लाई किया जाएगा तो ये उसी तरीके से होगा जैसे एक सांड को चीनी मिट्टी के बर्तनों की दुकान में एंट्री करा दो, एक भी बर्तन साबुत नहीं बचेगा। तो उसी तरीके से हम उस कंसेप्ट को, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाले कंसेप्ट को हिंदू लॉ में अप्लाई नहीं कर सकते। और ये आमतौर पर, इसके बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूं कि आमतौर पर जब आप संडे का पेपर पढ़ते हो तो संडे के पेपर में एक मैट्रिमोनियल क्लॉज आता है और उस मैट्रिमोनियल क्लॉज में क्या लिखा रहता है? ए सूटेबल मैच इज नीडेड फॉर ए ब्यूटीफुल गर्ल who is well versed in household work, no sewing, knitting, embroidering, meek, submissive, very obedient, wow, very modest, good character, tall, slim, fair complexion। किसी एक ही इंसान में इतनी सारी खूबियां, वाह, और उधर वाह, वेल सेटल्ड इन द लाइफ, हाईली एजुकेटेड, रिच, रिसोर्सफुल, like a prince and does not drink and smoke। ये इतने सारे झूठ एक साथ डाइजेस्ट हो सकते हैं क्या किसी के लिए? लेकिन फिर भी हम इन्हें फ्रॉड की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? कि देखिए, जैसे मैंने कहा कि एक लड़की का कोई मैट्रिमोनियल, जब हम विज्ञापन निकालते हैं लड़की की मैरिज के लिए, तो प्रत्येक माँ बाप को अपने बेटे बेटियां सारे जग में सुंदर ही लगते हैं। ऐसी स्थिति में यदि वो लिखते हैं मीक, सबमिसिव, वेरी ओबीडिएंट, तो भाई इसमें गलत क्या है? स्लिम, टॉल, फेयर कॉम्प्लेक्शन, क्या गलत है भाई? हर भाई को अपनी बहन सुंदर ही लगेगी, गुणों से भरपूर लगेगी, गुणों का खजाना लगेगी, गृह कार्य में दक्ष है, सिलाई भी जानती है, कढ़ाई भी जानती है, बुनाई भी जानती है। और यदि प्रैक्टिकली करवा के देखा जाए तो मान के चलो वो नहीं जानती है, तो क्या इन्हीं ग्राउंड्स पर हम मैरिज को सेक्शन 12 में वॉइडेबल डिक्लेयर करा लेते हैं, नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवाया जा सकता है। इसीलिए सेक्शन 17 का कंसेप्ट हिंदू मैरिज एक्ट में नहीं लेकर के आए हम। क्यों? क्योंकि उधर भी एक चीज है जो मैंने आपको फोर्स पढ़ाया है, तो फोर्स में भी कुछ चीजों को हम नॉट अमाउंट टू फोर्स माना जाता है। कैसे माना जाता है? जैसे जो अरेंज मैरिजेज होती है, तो अरेंज मैरिजेज में कुछ प्रेशर, स्ट्रॉन्ग एडवाइस, सम परसुएशन और कुछ अनुग्रह, इंपॉर्चुनिटी, not amount to force. Why? In most of the arranged marriages, some pressure, strong advice, some persuasion, and an opportunity is there. तो जैसे हमारे यहाँ तो मैक्सिमम मैरिजेज ही दादा दादी के बच्चों की बलि चढ़ जाती है। हमारे यहाँ, हमारी जो सोसाइटी है, इसमें तो मैरिजेज करने की जिम्मेदारी मदर फादर या दादा दादी की है। और ऐसी स्थिति में यदि दादा दादी हैं तो उनकी बात तो पत्थर की लकीर ही होती है। और यही कारण है कि मैक्सिमम केसेज में तन खई होता है और मन खई होता है। क्यों? क्योंकि वो फिर एक तरीके से सेटलमेंट हो जाता है, एग्रीमेंट हो जाता है कि भाई हमारी शादी तो हमारे दादाजी ने करवा दी, उन्होंने अपनी बात या वचन दूसरी पार्टी को दे दिया था, अब चाहे वो कैसी भी हो। तो उसमें अब जब एक पार्टी, विवाह की एक पार्टी, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, तो वो उसकी बात मान मनुहार भी करते हैं, उस पर कुछ प्रेशर भी डालते हैं, उसको कुछ स्ट्रॉन्ग एडवाइस भी देते हैं कि भाई देख तू कुछ भी कर, मैरिज तो तेरी यहीं होनी है। तो उस चीज को भी हमने फोर्स में काउंट नहीं किया है। उसी तरीके से यहाँ जो मैट्रिमोनियल्स के विज्ञापन निकलते हैं और उनमें इतने सारे झूठ एक साथ बोले जाते हैं, ये झूठ नहीं माने जाते।
क्यों नहीं माने जाते? जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि किसी भी माँ बाप को, किसी भी भाई को अपने भाई या बहनें सुंदर ही लगते हैं, आज्ञाकारी ही लगते हैं, गुड कैरेक्टर ही लगता है। इसलिए हमने सेक्शन 17 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो कंसेप्ट है, जो फ्रॉड की डेफिनेशन है, उसको हमने एडॉप्ट नहीं किया है। क्यों? क्योंकि यदि उसको एडॉप्ट करते तो विवाह को तोड़ने के लिए बहुत सारे लांछन एक पार्टी के द्वारा दूसरी पार्टी पर लगाए जाते हैं। तो इससे रिलेटेड एक केस देखते हैं हम। नेचर ऑफ सेरेमनी से रिलेटेड एक केस है हमारे पास, फोर्ड वर्सेज स्टाइल। दरअसल इस केस में क्या हुआ कि एक भाई ने अपनी बहन से कहा कि चलो आज आपकी एंगेजमेंट सेरेमनी है। तो उसकी सिस्टर तैयार हो गई और भाई ने अपनी सिस्टर को अपने साथ ले जा करके और अपने दोस्त के साथ मैरिज ही करवा दी। जबकि सिस्टर क्या सोच रही थी कि ये एंगेजमेंट सेरेमनी है, मैरिज की सेरेमनी नहीं है। कोर्ट ने फ्रॉड माना रिलेटेड टू नेचर ऑफ सेरेमनी। क्यों? क्योंकि उस सिस्टर के साथ में उसके भाई ने विवाह के अनुष्ठान के बारे में धोखा किया था, इसलिए ऐसी मैरिज सेक्शन 12 में वॉइडेबल मैरिज, जिसे कोर्ट ने नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। अब हम देखते हैं कि भाई फ्रॉड किस किस तरीके के फ्रॉड सोसाइटी में हो रहे हैं। देखिए आज की डेट में तो इतने ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं, कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि लड़का क्या करता है, डॉक्टर, जबकि हकीकत में वो झोला छाप डॉक्टर है। लड़का क्या करता है कि सब कंपाउंडर, हकीकत में वो उस हॉस्पिटल में 4th क्लास है, पियोन है। लड़का क्या करता है कि फैक्ट्री में मैनेजर है, वास्तव में देखा जाए तो वहाँ हथौड़ा छाप है, हथौड़ा पीट रहा होता है। तो इस तरीके के इंजीनियर्स बना देते हैं और पता चला कि वो तो जेसीबी पर ऑपरेटर है। तो इस तरीके के जो फ्रॉड सोसाइटी में चल रहे होते हैं, आईटीआई की हुई है, कभी कभी उसे सैलरी कुछ मिल रही होती है और उसकी सैलरी के बारे में बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके बताया जाता है। मोस्टली गांवों में जो पब्लिक रहती है वो इन चीजों की ट्राई नहीं कर पाती, इन चीजों की खोजबीन नहीं कर पाती कि भाई वास्तव में क्या है क्या नहीं है। जैसा वो कहते हैं वैसा ही मान लिया जाता है, उनकी एजुकेशन के बारे में कभी कभी झूठ बोला जाता है। तो इस तरीके के कुछ मेन एग्जाम्पल हम देखते हैं जिसके बारे में कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि भाई इसे फ्रॉड माना जाएगा। जैसे कंसीलमेंट ऑफ द पार्टी। कभी कभी ऐसा होता है कि जब लड़की देखने आते हैं तो गीता को दिखा दिया जाता है और मैरिज सीता के साथ करा दी जाती है, ये फ्रॉड माना जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लड़का देखने आते हैं, राम को दिखाया जाता है, श्याम जी बारात लेकर के आ रहे होते हैं, इसे भी फ्रॉड माना जाएगा। कभी कभी कंसीलमेंट ऑफ द आइडेंटिटी और स्टेटस, परिस्थिति को छुपाना, पक्षकारों की पहचान को छुपाना, इसमें ये चीजें आएंगी कि जैसे लड़की विडो है, लड़की डाइवोर्सी है, लड़का विडोवर है, लड़का डाइवोर्सी है, उस चीज को कंसील कर लिया गया, दूसरी पार्टी को नहीं बताया गया, इसे भी फ्रॉड माना जाएगा। तीसरी बात, कंसीलमेंट ऑफ कास्ट और रिलीजन। हमारे यहाँ पर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, जो बड़ी बड़ी जातियां हैं इनमें छोटी छोटी जातियां मिक्स हो गई हैं, तो उनके जो सरनेम हैं लगभग वही हैं। तो उस स्थिति में वो भी यही समझते हैं शायद हमारी जाति का होगा, जबकि वो किसी अदर कास्ट के होते हैं। तो जाति को छुपा करके कोई मैरिज की जाती है, धर्म को छुपा करके कोई मैरिज की जाती है, तो ये फ्रॉड माना जाएगा। इसी तरीके से कंसीलमेंट ऑफ डिजीज। अब देखिए डिजीज बीमारी, तो बीमारी में कोई जुकाम खांसी बुखार को छुपाना कोई धोखा नहीं माना जाता। किसी ऐसी बीमारी ऐसी डिजीज को कंसील, आजकल तो बायोडेटा में कुछ लोग शहरों में तो इन चीज़ों को मांगने लग गए हैं, हालांकि गाँवों में तो अभी नहीं मानते, कि ऐसी डिजीज जो इनक्योरेबल या जो कम्युनिकेबल हो या जिससे दूसरी पार्टी की
लाइफ सेफ ना हो, यानी कि वो उस डिजीज से प्रभावित हो सकती है, हो सकता है। इस तरीके की डिजीज को यदि कंसील किया जाता है, एक चीज जैसे फॉर एग्जांपल HIV पॉजिटिव है या कुछ इस तरीके की कोई वेनेरल डिजीज हैं जो कम्युनिकेबल फॉर्म में होती हैं और जो लाइफ के लिए ठीक नहीं रहती, बुरी हैं, दूसरी पार्टी अफेक्टेड हो सकती है, ऐसी बीमारी को यदि छुपाया जाता है, या जैसे कोई फिजिकल डिफॉर्मिटी को भी कंसील किया जाता है। कभी कभी कुछ जब आजकल तो एक तरीके से लड़के लड़कियों की एग्जीबिशन लगती है, यानी आजकल देखने का जो तरीका है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि धीरे धीरे हम सैक्रामेंटल कंसेप्ट से कॉन्ट्रैक्चुअल कंसेप्ट की ओर जा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल कंसेप्ट की ओर ऐसे जा रहे हैं कि आजकल जब लड़के वाले लड़की को देखने आते हैं तो वो बेशर्मी की सारी हदें पार कर देते हैं। यहाँ उसमें भी सबसे ज्यादा महिलाएं, कुछ महिलाएं तो इंच टेप साथ लेकर के चलती हैं, जो कमर और जाने क्या क्या नाप लेती रहती हैं, और कभी साड़ी पहन के दिखाओ, कभी जीन्स टॉप पहन करके दिखाइए, कभी सलवार सूट पहन करके दिखाइए, कभी डांस करके दिखाइए। तो इस तरीके का जो हमारी सोसाइटी में एक भोड़ा प्रदर्शन चल रहा है, यानी कि मान मर्यादा में जो चीजें होनी चाहिए वो नहीं होती हैं। और फिर उसके बाद यदि कोई ये कहता है कि नहीं साहब ये तो इसमें फिजिकली डिफॉर्मिटी थी, तो मेरा मानना ये है कि उसके ग्राउंड पर उस मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई अब तो आपने देख के ली थी, तो तब आपको दिखाई नहीं दिया था क्या कि इसमें कोई फिजिकल डिफॉर्मिटी है या नहीं है। खैर आगे लेते हैं, कंसीलमेंट ऑफ बिजनेस। इस तरीके के भी फ्रॉड बहुत चल रहे होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि लड़का किसी दुकान पर नौकरी करता है और लड़की वालों को ये बता दिया जाता है कि ये तो दुकान का मालिक है, तो यदि उसके बिजनेस को छुपाया जाता है, कभी कभी वो बहुत छोटा सा बिजनेस करता है और उसे बहुत बढ़ा चढ़ा करके बताया जाता है, तो इसे भी धोखा माना जाएगा। कंसीलमेंट ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन, कभी कभी बताते हैं कि साहब हमारे पास इतना पैसा है, ये प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी है, और इस तरीके का, और वास्तव में कुछ नहीं होता, तो उसे भी फ्रॉड की कैटेगरी में रखा जाएगा। कंसीलमेंट ऑफ एज, आयु को छुपाना। देखिए 18, 20, 19, 20, 2 से 4, 2-3 साल का अंतर तो मामूली बात है, लेकिन ये जो बेमेल मैरिजेज होती हैं जहां हस्बैंड वाइफ की एज में 10 ईयर, मोर देन 10 ईयर की डिफरेंसेज हैं, और उस समय इस बात को कंसील किया गया था, तो फिर हम उसे भी फ्रॉड, कपट की श्रेणी में मानेंगे। लेकिन इसका एक बेस्ट एग्जांपल, एक बेस्ट केस और आया था, उसे सुनिए आप। एक केस था बबुई। क्या पिटिशनर के फादर के द्वारा किया गया कपट पिटिशनर के साथ कपट माना जाएगा? क्या एक लड़की के पिताजी के द्वारा अपनी लड़की के साथ ही धोखा किया जाए? भाई रेस्पोंडेंट ने तो नहीं किया, लड़के वालों ने तो धोखा नहीं किया, तो क्या लड़की के पिताजी के द्वारा अपनी लड़की के साथ ही कपट किया जाता है? तो उस आधार पर न्यायालय उस मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है क्या? इस केस में ऑनरेबल कोर्ट ने यही निर्णय दिया। हुआ क्या कि एक लड़की के लिए उसके पिताजी लड़का देखने गए। जब लड़के को देख करके आ गए, शाम को वापस अपने घर लौट के आ गए, तो उनकी श्रीमती जी खाना बना रही थी और वो चूल्हे के सामने खाना खा रहे थे। खाना खाते और श्रीमती जी बनाते हुए दोनों वार्तालाप कर रहे थे। वो श्रीमती जी उनसे पूछ रही थी, भाई लड़का कैसा है, हमारी लड़की को सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो वो लड़की के पिताजी अपनी वाइफ से कह रहे हैं और लड़की कमरे में दरवाजे के पीछे रह करके, खड़ी रह करके सुन रही है। तो लड़की के पिताजी अपनी वाइफ से क्या कह रहे हैं कि हमारी लड़की की तो किस्मत ही खुल गई,
भाग्य खुल गए, बहुत सुंदर लड़का है, बहुत पैसे वाले हैं, अमीर हैं। अब देखिए हमारी सोसाइटी में कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि स्वयं लड़की के पिताजी पैसा लेकर के अपनी बेटी को सेल कर देते हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। तो उस स्थिति में लड़की भी खुश हो गई और लड़की की माँ भी खुश हो गई। लेकिन जिस दिन बारात आ रही थी उस दिन लगभग एक 50-55 साल का युवा बारात लेकर के आ रहा था, जिसकी हालत बताने लायक नहीं है आपको। बड़ी मुश्किल से तो उसे घोड़ी पर बैठाया गया और जैसे तैसे लेकर के, तो लड़की और लड़की माँ ने ये कहा कि भाई ये क्या है, हमें तो ऐसा बताया गया था। तो जो लड़के वाले थे कि भाई हमने तो जो कुछ था वो आपके फादर को बता दिया था, लड़की के फादर को बता दिया था। कोर्ट ने पिटिशनर फादर्स फ्रॉड को पिटिशनर के साथ फ्रॉड मानते हुए सेक्शन 12 में मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया गया। लेकिन इसके अपोजिट एक केस है मूवी वर्सेज सुदर्शन। ये केस इसके अपोजिट है। इसमें फादर्स नॉलेज सन्स नॉलेज माना गया, पिता का ज्ञान पुत्र का ज्ञान माना गया। क्योंकि एक एग्जांपल मैंने ऐसा दिया था कि जिसमें हमारे यहाँ कुछ लोग, हमारी कम्युनिटी में, हमारी सोसाइटी में, ऑल ओवर इंडिया में ऐसे लोग बहुत मिल जाएंगे जो अपनी लड़कियों को सेल कर देते हैं, लालची होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ भी लालची लोगों की, दहेज के लालची लोगों की, लोभियों की कोई कमी नहीं है कि भाई लड़की में थोड़ी सी कमी है लेकिन रुपया पूरा, रोकड़ा पूरा 51 लाख रुपए मिलेगा। गदगद हो गए लड़के के पिताजी। अरे साहब छोटी मोटी कमियां तो चलती ही रहती हैं। अब लड़के को बाद में पता चलता है, लड़की वालों ने कहा था हमने तो खुलेआम बोला था कि हमारी लड़की में ये कमी है, लेकिन आपके फादर ने 51 लाख और सामान सहित जब बात की गई तो उनके मुंह में पानी आ गया कि ये बातें तो चलती रहती हैं। इस केस में फादर्स नॉलेज सन्स नॉलेज मानते हुए सेक्शन 12 में कोर्ट ने मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने से मना कर दिया। अब दो बहुत महत्वपूर्ण बातें और हम डिस्कस करेंगे। देखिए दो बहुत महत्वपूर्ण बात है। कभी कभी क्या होता है कि एक वर्ड है हमारे पास अनचेस्टिटी और दूसरा वर्ड है हमारे पास वर्जिनिटी। तो एक बात मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करना चाह रहा हूं कि भाई अनचेस्टिटी ऑफ ए गर्ल बिफोर द मैरिज इज नॉट रिलेवेंट, यानी कि विवाह से पहले लड़की अनचेस्टिटी थी या नहीं थी, इस ग्राउंड पर मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। और दूसरा वर्जिनिटी के ग्राउंड पर भी मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि वर्जिनिटी और अनचेस्टिटी को सेक्शन 12 में ग्राउंड ऑफ वॉइडेबलनेस ऑफ द मैरिज नहीं माना गया है। क्यों? क्योंकि यदि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत क्लियर कर दिया था कि यदि इस तरीके की बातों को हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो मैरिज को तोड़ने के लिए, विवाह की पवित्रता को भंग करने के लिए एक पक्षकार के द्वारा दूसरे पक्षकार पर अनेक तरीके के लांछन लगाए जाएंगे और विवाह की पवित्रता को बनाए रखना असंभव हो जाएगा। इसलिए हम ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं और इन आधारों पर किसी विवाह को नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। इस तरीके से मैंने आपको बताया कि कपट या धोखा या बल के आधार पर सेक्शन 12 में किसी मैरिज को किस तरीके से नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवाया जा सकता है। आशा है आपकी समझ में आ गया होगा। नमस्कार, जय।